महंगा हो गया है पेट्रोल। हमारे साथ इस टाइम हमारे एक दोस्त मौजूद है, लेकिन पीटीआई का यूनियन वर्कर है। धरना, जलसे, जुलूस, लॉकडाउन, हर चीज़ पे इसने शराकत किया। इसके साथ आज गुफ्तगू कर रहा है कि आपका वज़ीर आज़म ने क्यों पाकिस्तान में इतना महंगाई लाया। सर मुझे बता दें, रात को पेट्रोल अचानक महंगा हो गया, वजह क्या है? सर देखें, जो पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हैं इस वक्त, उस हिसाब से आज पेट्रोल रात को महंगा किया गया, मजबूरी महंगा किया गया, क्योंकि आपका मुल्क एक मकरूज़ मुल्क है। दुनिया में आपका कर्ज़ा 256 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है। इंटरनली और एक्सटर्नली मिलाकर 256 अरब डॉलर तकरीबन कर्ज़ा है हमारा। तो उस सूरत में आपको मुल्क चलाने के लिए कहीं ना कहीं से आपको पैसे चाहिए, तो मुल्क आप खसारे में नहीं ले जा सकते। दूसरे नंबर पे बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि पूरी कोविड की वजह से महंगाई आई है, पूरी दुनिया इससे डिस्टर्ब है। हालांकि बरतानिया जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, जिसका जीडीपी 50+ है, वो भी इससे डिस्टर्ब है। वहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 400 रुपये लीटर पेट्रोल इस वक्त चल रहा है। इंडिया में 250 रुपये लीटर, बांग्लादेश में 200 रुपये लीटर, लेकिन उसकी निस्बत पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल की प्राइसेस नून लीग के दौर के मुकाबले में कम है। आप हैरान होंगे क्यों कम है। मैं इसको इस बात से तशरीह करना चाहूँगा कि नून लीग में जो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स और लेवी ली जाती थी वो तकरीबन 56 से 60% थी, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की मौजूदगी में 6 से 7% ले रही है। तो इस हवाले से देखा जाए तो 50% पेट्रोल की प्राइसेस कम है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बोनंजा एंजॉय किया, उस वक्त पर बैरल कीमत होती थी $16, $17 और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उन्होंने। उस वक्त जब $17-18 पर बैरल कीमत हुआ करती थी, उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल 100 रुपीज़ प्लस था। लेकिन जब ये जाने लगे, आखिरी साल इनका आया, आखिरी साल भी नहीं मैं कहूँगा, आखिरी सेमेस्टर आप कह लें कि 3 महीने का जब सेमेस्टर आया, इलेक्शन में ये जाने लगे, तो इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस 3 महीने में, आप नेट उठा के देख लीजिएगा, 3 महीने में पैरेलली कम की, 15 रुपये, 20 रुपये और 70 रुपये पे ये प्राइस ले आए। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया, पूरे 5 साल जो वज़ीर ख़जाना कहलाता था इसहाक डाकू, जो कि मुद्दा पंचरों वालों का बेटा है, इसहाक डार साहब ने पूरे 5 साल जिस शख्स की इनकम 5 लाख से ज़्यादा थी उसके ऊपर उसने टैक्स लिया, मैंने भी टैक्स दिया। लेकिन जब आखिरी सेमेस्टर आया, उन्होंने वो शिक भी ख़त्म कर दी। उन्होंने वो घटाकर 2 लाख रुपए के ऊपर, मतलब उन्होंने पहले जो टैक्स था वो 4-4.5 लाख रुपए पे करता था, वो बढ़ा के 9 लाख रुपए कर दिया। मतलब वो जो टैक्स की रेशो थी वो तकरीबन 56% पाकिस्तान के GDP में शामिल हो रही थी, उसको कट लगाया। इन्होंने बहुत ज़्यादा सियासत खेली इस अवाम के साथ और पैसे को लूट के बाहर गए। दूसरे नंबर पर जहाँ तक महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई पाकिस्तान में है, हमारे वज़ीर आज़म भी उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इसका सद्देबाब क्या है? हमने वज़ीर आज़म इमरान खान को इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो महंगाई कंट्रोल करेगा या वो चीज़ों की प्राइसेस कम करेगा, ज़्यादा करेगा। हमने जिस चीज़ के लिए वोट दिया था वो थी करप्शन। करप्शन की क्या पोजीशन है? असल बहस इसके ऊपर होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन की क्या पोजीशन है, हमारे मुल्क में करप्शन की रेशो क्या चल रही है। इस मुल्क में 4 साल के, ये जो 3 साल का अरसा गुजरा है, तकरीबन 40 अरब डॉलर कर्ज़ा उतारा गया है। फिर बिजली की कीमतें क्यों महंगी हो रही हैं, इस आवाम को नहीं समझ आएगी, ये जो आम आवाम है इसको समझ नहीं आएगी। हमने कैपेसिटी चार्जेस के तौर पर पेमेंट करनी होती है उनको हर साल। कैपेसिटी चार्जेस पहले नून लीग के दौर में 400 अरब डॉलर थी, वो बढ़ के अब 1500 अरब डॉलर हो गई है। लाइक कि मैं ये गाड़ी इस्तेमाल करूं ना करूं, मैं ये खाना खाऊं ना खाऊं, मैंने इसके 1500 अरब रुपए, 1500 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ उनको पे करने ही करने हर हाल में। वो किधर से करेंगे? हम यहाँ से करेंगे। फिर आज एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे, अभी अरस्तू जो बहुत बड़े अपने आप में माहिर माशियात बन रहे थे, वो अरस्तू बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जी $66 से $67 पे की है, $2। आज का रेट मार्केट का $84 है, 80 से $84 पर बैरल एक्स रेट है। इसके बाद जो आपकी कार्गो है वो 300% बढ़ गई है। मतलब जो शिप का किराया 100 रुपये होता था वो अभी 400 रुपये हो गया है। जो लोडिंग अनलोडिंग 5 रुपये की होती थी वो 20 रुपये की हो गई है। जो चार्जेस पहले 1 रुपया लिया जाता था वो 4 रुपये वहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं। इन चीज़ों को माहिर माशियात साहब, अरस्तू साहब ये भी बताएं कि उस वक्त डॉलर की क्या पोजीशन थी, अब डॉलर की क्या पोजीशन है, उस वक्त ऑयल की क्या पोजीशन थी, अब क्या। उन्होंने खाने के तेल की, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिनकी कपड़े अमेरिका के एयरपोर्ट पर बाकायदा उतरवाए गए, वो आज यहाँ बैठे हुए बड़ी बातें कर रहे थे कि जी ऐसे उन्होंने चीनी दिखाई 150।
मैं आपको गारंटी करता हूँ 2016-17 में आप चीनी की प्राइस निकालें 140 रुपये 150 रुपये किलो थी। चीनी का क्राइसिस पाकिस्तान में आया था। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि घी का जो रेट वो आज कोट कर रहे थे, क्या वो आवाम को ये बताना पसंद नहीं करेंगे कि जो पाम ऑयल बाहर से $300 का मिलता था वो आज $1500 का है। जिस मुल्क की जो प्रोडक्ट थी उसने कोरोना को फेस किया, उसके बाद उसने हर चीज़ महंगी की। मलेशिया का तेल था, मलेशिया ने पाम ऑयल तकरीबन $300 से 1400 से $1500 पे तेल, खाने वाला तेल आ गया। तो चीज़ों को खोल के अवाम के सामने रखें यार, अवाम को सच बताएं, अवाम को गुमराह मत करें। ये अवाम बड़ी मासूम है, ये बड़ी मासूम हमारी अवाम है, ये मेहनत रोज़ी रोटी करके खाती है। आज पाकिस्तान में KPK में हर बंदे को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया गया हुआ। इस महीने के एंड में या अगले महीने में इंशाल्लाह पंजाब में जो 11 करोड़ अवाम पाकिस्तान की पंजाब में रहती है उनको भी सेहत कार्ड इशू हो जाएगा, जिसकी वर्थ तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए सालाना है। तो हॉस्पिटल का ख़र्चा उनके ऊपर से कम। फिर एहसास प्रोग्राम के तहत 15-15 हज़ार, 14-14 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये महीना दिया जा रहा है। फिर उसके बाद एक ब्रिलियंट किस्म का पैकेज खान साहब ने अभी 120 अरब रुपए का अनाउंस किया है, उसके तहत लोगों को सस्ती चीज़ें दी जाएंगी। फिर जब ये कहते हैं आटे का रेट बढ़ गया, और आज से पहले आप लोगों ने किसानों के ऊपर कितना जुल्म किया था। आप 900 रुपये मन गंदम का रेट निकालते थे और किसान बेचारा गंदम रख रख के 700 रुपये मन आपको दे देता था। इस साल पाकिस्तान ने गंदम का रेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने गंदम का रेट 1800 रुपये मन निकाला और किसान को उसके घर पे जाकर पैसे देकर गंदम उठाई। ट्रैवलिंग भी नहीं, उसको ट्रैवल मतलब उसके जो चार्जेस थे वो भी नहीं उनसे लिए, बारदाना भी उनको मुफ्त दिया। फिर चीनी की रेट की बात करते हैं, 80 रुपये मन गन्ना दिया करते थे इस गवर्नमेंट में, जो पिछली गवर्नमेंट गई है, वो भी रो रो के कि किसी ने अगर 100 मन गन्ना दे दिया 80 रुपये के हिसाब से, पहले उनको पेमेंट नहीं मिलती थी। जब वो पेमेंट लेने जाते थे उनको कटौती की जाती थी, उनकी पेमेंट के अंदर रिश्वत खाई जाती थी। आज उस गन्ने का रेट 250 रुपये मन है, वो किसको गया है? छोटे किसान को गया। लिहाजा आप लोग इन सारी चीज़ों को देखें, मलूज़े खातिर रखें। और जहाँ तक करप्शन की बात है, खान साहब ने फोकस किया हुआ और कल भी कहा कि मैं करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाता, तो इंशाल्लाह हम करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे, इनका एहतसाब करेंगे और बहुत सख्ती के साथ करेंगे। सर मुझे भी बता देना, इस महंगाई का ज़िम्मेदार जो है ना हमारे मौजूदा हुक्मरान है या पिछला हुक्मरान है? जैसे अब आपने भी सुना होगा ना कि अपोजिशन वाला कह रहा है, नून लीग और PDM सब मुतहिद होकर यही कह रहा है कि ये नालायक हुक्मरान है, ये सेलेक्टेड हुक्मरान है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हमेशा हमारे तबाह हो गया। ये लोग ज़िम्मेदार है या आपका मौजूदा हुक्मरान? सरवर भाई, मैं आपको एक छोटी सी कंपैरिजन बताता हूँ। ये लोग जो आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये जिन गाड़ियों में आए थे उनकी प्राइस 10-10, 12-12 करोड़ रुपए है, और ऐसी इनके घरों में 10-10 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। आप सोचें, जो बंदा 10 करोड़ रुपए की गाड़ी रख सकता है, मैं सिर्फ एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात कर रहा हूँ, मैं इंक्लूडिंग PMLN की भी बात कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की, JUI FE की। आप इन सारे लोगों को जो सियासत में है, इनके असासे चेक करें, इनके असासे सियासत में आने से पहले चेक करें और सियासत में आने के बाद चेक करें। इनके घरों में 15-15 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इनको क्या पता आटे चीनी दाल का भाव क्या है? ये लोग किधर से आ गए ठेकेदार? अगर ये इतने ही इनके पास इनको दर्द है तो ये अपनी प्रॉपर्टियां बेचें। सारे MNA, सारे MPs जितने भी हमारे यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी अपने असासे शो कराए कि कितने कितने असासे हैं। वो जो कहती थी ना लंदन में, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो कहती है मेरी 1 अरब रुपए की जायदाद है। वो 1 अरब की जायदाद निकाले बाहर, लोगों को तकसीम करें ना, लोगों को दें। वो जो रायगढ़ में महल बनाया हुआ है, पता नहीं 2800 एकड़ पे, पता नहीं 2500 एकड़ पे, वहाँ 3-3 मरले की प्लॉटिंग करके दे, गरीबों का एहसास है, उनकी छत बना के उनके हवाले करें, दुनिया में आखिरत कमाएं। क्यों दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं? इन सारों को देखें, इंक्लूडिंग मैं बार बार कह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे मेम्बरान कौमी असम्बली भी 10-10, 15-15 करोड़ रुपए की गाड़ी में आते हैं। जो लोग 15 करोड़ रुपए की गाड़ी में, जो लोग 20 करोड़ की गाड़ी में, और पीछे 30 करोड़ की गाड़ियाँ और लगी होती हैं पीछे, मतलब ट्रैवलिंग जो 50-50 करोड़ की गाड़ियों पे करते हैं, वो इस गरीब आवाम की बात करते हैं। अगर आपने आवाम की बात करनी है तो आप इन बसों में, ये जो हाईएस्ट चल रही हैं, ये जो सुजुकियाँ चल रही हैं, इनके अंदर सफ़र करें। अगर आपको इनका एहसास है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएं। अगर आपको इनका एहसास है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। अगर आपको इनका एहसास है तो हर वो काम उस लेवल पे आके करें जहां एक मजदूर अपने लेवल पे आके काम करता है। मैं ये सारों को पैगाम दे रहा हूं। महंगाई किस तरह कम होगी? एक दौर था
हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दौर था जब लोग पहले ज़कात लिया करते थे, लेकिन जब उन्होंने फतूहात ली, माल गनीमत आया, तो एक वक्त ऐसा आया कि अबू बकर की सल्तनत, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सल्तनत में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। आज आप देखें, ज़कात देने वाले भी छुप के बैठे हैं, ज़कात लेने वाले सड़कों पे रोल रहे हैं। ये जो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं, 600 का 800 करोड़ के घरों में जाके, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जाके सरे महल में रहते हैं, जाके ये जो हज़ारों एकड़ ज़मीन अलॉट की जाती है मौलवियों के नामों पर, इन सारों का एहतसाब होना चाहिए। इन सारों का जो हैवी किस्म की प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैर कर रहे हैं, इन सब को चाहिए कि सड़क में आएँ, लोकल वैगनों में सफ़र करें, लोकल हॉस्पिटल्स में इलाज करवाएं। क्यों इलाज कराने के लिए बाहर भागते हैं? क्यों इलाज कराने के लिए अपने बच्चों को बीकन हाउस और सिटी और बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं? पढ़ाएं इनके साथ। ये बच्चे जो खड़े हैं, इनके साथ क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं इन लोगों के साथ खड़े होकर खाना खाते? क्यों नहीं ज़मीन पे बैठ के वही खाना खाते हैं जो ये गरीब मजदूर खाना खा रहा है? ये एहसास की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं। इनको क्या पता महंगाई क्या है? इनको क्या पता राशन किधर से आता है? ये तो बता लेके राशन लेते हैं। ये कब्ज़ा ग्रुप हैं, लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं। मैं भी आपको क्या मिसाल दूं, मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया हुआ है। एक बुज़ुर्ग हैं, 70-75 साल उनकी उम्र है, यहाँ पिंडी में उनकी 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हुआ हुआ है। कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, कोई AC DC उसको देखने वाला नहीं है। तो लिहाजा मेहरबानी करें, इंसाफ को सरेआम करें। मैं अपने जजेस को, अपने वकला को कहता हूं कि अपनी रोज़ी को हलाल करके इंसाफ सरेआम करें। जब इंसाफ आम होगा, जब सस्ता इंसाफ मिलेगा, फिर लोग ये काबू आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी बता दे, 1 दर्जन के लगभग जमाते मुत्तहिद के PDM बनाया और वो कह रहे कि इंशाल्लाह अन करीब हम एहतजाज करे, इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं और ये नालायक हुक्मरान को बनेगाला भेज रहा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले भी इन्होंने एहतजाज किया, पहले भी इन्होंने धरने देने की कोशिश की, रैलियां निकालने की कोशिश की। ये जो मिक्स अचार के तौर पे ये जमातें फिर रही हैं, मैं फिर वही कहूँगा, इनका कारकुन इनके साथ क्यों नहीं आ रहा? वजह क्या है? आप इन तक पहुँच ही नहीं सकते। एक आम कारकुन इन तक पहुँच ही नहीं सकता। एक आम कारकुन का ये दुख नहीं समझते। इनको सिर्फ दुख क्या है? अभी ये आवाम के लिए बाहर नहीं निकलना चाह रहे, महंगाई के लिए बाहर नहीं निकलना चाह रहे। ये जो वो मज़े ले रहे थे ना पिछले 25-30 साल से कि तेरी बारी मेरी बारी, मेरी बारी तेरी बारी। कोई 22 साल से मिनिस्टर इनकलेब में रह रहा था, कोई 25 साल से मिनिस्टर इनकलेब में रह रहा था, कोई कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, कोई किसी का चेयरमैन, और खुला पैसा खा रहे थे। किसी ने इंग्लैंड में प्रॉपर्टी बनाई, किसी ने इसराइल में बिजनेस किए। भाई, आपके पैसों से इसराइल की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुई है। ये जो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ हैं, इनकी बाकायदा इन्वेस्टमेंट है यहूदी एजेंटियों के साथ। जो ये यहूदी एजेंट इमरान खान को कहते हैं, इनकी बाकायदा इन्वेस्टमेंट है। और वही 2014-15 में इनका जो मजहबी अमूर का वज़ीर था, उसने बताया बैठ के कि मुझे बाकायदा तौर पर इसराइल भेजा गया मुज़ाकरात करने के लिए। उस वक्त किधर गए ये मौलवी? ये मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? आज जो शख्स कुरान को लाजमी करार दे रहा है जमात प्राइमरी तक, आज जो शख्स रहमतुल आलमीन की अथॉरिटी बना रहा है और आप सल्लम की सीरत को मज़ीद उजागर कर रहा है, आज जो शख्स हदीसों को किताबों के अंदर लेके आ रहा है, सहाबा कराम के किस्सों को किताबों के अंदर लेके आ रहा है, आज आप उसको यहूदी एजेंट कहते हैं। आप उसके ख़िलाफ़ क्या एहतजाज करेंगे? वो तो चल ही अल्लाह के आसरे पर है, उसके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है, कलाम इलाही वो पढ़ता रहता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे शैतानों से कुछ भी नहीं होने लगा। ये वक्त के यजीद हैं, इस कौम के लिए ये यजीद साबित होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन खान इंशाल्लाह इस बहरान से निकलेगा और इस अवाम को महंगाई से भी जान छुटेगी, नाइंसाफ़ी से भी जान छुटेगी। इनको अपना घर भी मिलेगा, अपना कारोबार भी मिलेगा, इनको तालीम भी मिलेगी। तालीम के लिए वजीफ़े अनाउंस कर दिए हैं, जिस शख्स को ज़रूरत है, जो गरीब आदमी जिसको ज़रूरत है तालीम की, बैतुल माल के दरवाजे उसने खोल दिए कि आएँ यहाँ से पैसे लें और अपनी तालीम हासिल करें। सेहत के लिए सेहत कार्ड दे दिया, तालीम के लिए वजीफ़े दे दिए, महंगाई के लिए 120 अरब का पैकेज दे दिया। और क्या चाहिए? सिर्फ पेट्रोल के ऊपर वावेला कर रहे हैं। यार, पेट्रोल पूरी, आप जिस खित्ते में रह रहे हैं उसके लेफ्ट राइट पे देखें पेट्रोल का क्या रेट है, आपको पता लग जाएगा। वो रस्तू कह रहा था ना $66 है, आज का रेट $79-80 से लेकर $84 तक मुख्तलिफ कंपनियों का, विदाउट फ्रेड। इसमें अभी फ्रेड शामिल होना है, इसमें अपनी रिफाइन की प्राइस शामिल होनी है। जो यहाँ पर क्रूड ऑयल आता है, ये तेल नहीं आता, ये पेट्रोल डीजल रिफाइन होकर नहीं आता, ये क्रूड ऑयल आता है, कंपनियों में जाता है, रिफाइन होता है, उसके ऊपर खर्चा होता है, फिर वो गाड़ियों के ज़रिए सप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर खर्चा होता है, उसके बाद ये पेट्रोल यहाँ तक पहुँचता है।
सर ये भी बता देना, ये महंगाई आपको कितना फर उम्मीद है कि ये महंगाई वज़ीर आज़म इमरान खान कब तक कंट्रोल करेगा? देखिए महंगाई सरवर मैं आपको बताऊं 3 या 4 चीज़ों में महंगाई चल रही है इस वक्त। मैं गिनती की आपको बता रहा हूं, अगर आपको नहीं यकीन आप सुबह मेरे साथ आइएगा, मैं आपको सब्ज़ी मंडी लेके जाऊंगा। सब्ज़ी मंडी वहाँ के रेट में और घरों के आगे रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महंगाई सिर्फ 4 चीज़ों में चल रही है। नंबर 1 पेट्रोल इंटरनेशनल महंगा है। नंबर 2 आटा, किसान को आपने बेनिफिट दिया है। आटा महंगा नहीं हुआ, किसान को बेनिफिट दिया आपने। जो गंदम आप 900 रुपये मन लेते थे वो 1800 रुपये मन किसान को रेट दिया। नंबर 3 चीनी, वो भी आपने किसान को बेनिफिट दिया। जो गन्ना आप 100 रुपये मन लेते थे 250 रुपये मन है। नंबर 4 घी तेल, ये जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो $300 से $1500 हो गया। इसके बाद आप आ जाएँ दालों की तरफ। दालों के रेट वही 170, 180, 220, 210 चल रहे हैं। चावल का रेट वही 120, 125, 130, 135, 140, 170 तक चल रहा है। सब्जियों के रेट मंडी में आए, मैं आपको दिखाऊं, फ्रूट का रेट मंडी में आए, मैं गारंटी करता हूं आपको सरवर, गारंटी, अगर 2018 से कम रेट ना हो सब्जियों का, फ्रूट का, तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरेबान होगा। आप जिधर मर्जी सुबह आ जाए मेरे साथ मंडी में सर्वे कर लें। सिर्फ हो क्या रहा है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये जो धनिया पी के सोई हुई है ना, ये जो सत्तू पी के सोई हुई है, ये ब्यूरोक्रेसी हमारी काम नहीं कर रही। ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये मजिस्ट्रेट्स ये काम नहीं कर रहे। ये अगर काम करें, प्राइस लिस्ट में अमल दरामद कराएं, तो जाएं देखें महंगाई किधर जा पड़ती है। सिर्फ महंगाई मैंने 4 चीज़ों में आपको बता दिया, उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने आपको सब्सिडी दे दी है। बाकी चीज़ें सारी 2018 से सस्ती ना हो, तो मैं बार बार आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बार बार मेरे साथ आए। ये सब्ज़ी मंडी साथ ही खड़ी हुई है, ये I11 में सब्ज़ी मंडी है। मैं आपको रेट चेक करवाता हूँ सुबह। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि सब चीज़ें महंगा, सिर्फ 4 चीज़ें जो है ना महंगा है, बकाया सस्ता है। अपोजिशन ने फिर क्यों शोर डाला, क्यों आवाम को ये कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है? ईजी कम ईजी गो, माले गनीमत दिले बेरहम। बेसिकली अब उनको करके खाना पड़ा। कार अभी भी नहीं रहे वो, और उन्होंने मंथलियाँ लगाई हुई हैं। किसी ने कब्ज़ा करके प्रॉपर्टी बना के, प्लॉजे बना के मंथलियाँ लगाई हुई हैं। असल में इनकी वो इनकम बंद हो गई है जो ये यहाँ से करप्शन करते थे, ये कमीशन खाते थे। ये अगर कहीं प्रोजेक्ट हुआ है, किसी को टेंडर दिया है, तो सीमेंट की बोरी पे 15 रुपये मेरा, सरिये पे 1000 रुपये किलो मेरा, बजरी पे फलाना मेरा, फलानी जगह पर सड़क बननी है, उस सड़क के इर्द गिर्द लोगों से पहले ज़मीनें खरीदी जाती थी। बाकायदा आप इन्वेस्टिगेट कराएं कि अगर कहीं पर सड़क बननी है तो पहले टाउट ज़मीनें ख़रीदते थे इनके, टाउट ज़मीनें ख़रीद के फिर वहाँ से सड़क निकालते थे। जब ज़मीनों का रेट होता था लाख लाख रुपए कनाल, जब सड़क निकलती थी 10-10। इनका तरीका वारदात हो रहा है, इनका तरीका वारदात मैं समझा रहा हूँ सरवर आपको क्या है। इनका तरीका वारदात ये है कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ज़मीन का रेट इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख रुपए कनाल है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक बड़ा रोड डालूंगा तो ये 2 लाख से डायरेक्ट चली जाएगी 12 लाख रुपए कनाल। ये क्या करते थे, ये प्लान करते थे कि जी हमने फ़लानी जगह से सड़कें निकालनी है। ये अपने टाउट छोड़ते थे, वहाँ से इर्द गिर्द सारी ज़मीनें गरीबों से सस्ते में ख़रीद लेते थे। फिर पता लगता था 6 महीने बाद वहाँ से रोड निकली है, तो जो ज़मीन ये 2 लाख रुपए कनाल ख़रीदते थे वो 20 लाख रुपए कनाल बेचते थे। इनका तरीका वारदात ये था। वो वारदात तरीका अभी रिंग रोड में भी डलने लगा था। इमरान खान ने उसको रोका और अपने करीबी साथियों को उसमें टर्मिनेट किया। मतलब जुल्फ़ी बुखारी जैसा बंदा जो इमरान खान का राइट हैंड था, उसको भी शामिल तफ्तीश किया और उसको कहा स्टेप डाउन करो, अगर आप गुनाहगार ना हुए तो वापस आओगे। कैप्टन महमूद जो उस वक्त का कमिश्नर रावलपिंडी था, उसको भी स्टेप डाउन करवाया। डिप्टी कमिश्नर नवारुल हक, उसको भी स्टेप डाउन करवाया। और इसके अलावा बहुत सी मछलियाँ थी, नून लीग के बहुत से लोग शामिल थे उसमें, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग शामिल थे। तो लिहाजा इनकी दरअसल वो जो ये तरीक़ा वारदात है ना, ये ख़त्म हो गया। अब इनको पता नहीं लगता कि सड़क किधर से बनानी है, किधर से नहीं बनानी। गरीबों को वहाँ पर पहले सील की जाती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र बंद की जाती है, उसके बाद फिर वहाँ सड़कें डाली जाती हैं ताकि गरीब आदमी उससे फ़ायदा उठाए। सर लास्ट सवाल करना है, अपने कौम के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरी कौम के लिए ये पैगाम है कि अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह पाक ने आपको मुसलमान पैदा किया है और अल्लाह पाक ने कुरान में वादा किया इंसान से रिज़्क़ का। तो रिज़्क़ की तमन्ना, रिज़्क़ की जो ख्वाहिश है वो किसी इंसान से मत रखें। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को सजदा दें और उसके बाद जो उसने कहा है कि हीला करो वसीला मैं पैदा कर दूंगा, उसके बाद मेहनत में निकल जाएं। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूँ कि मैं अल्लाह को सर सजूद करके निकल जाता हूँ। शाम को अल्लाह रोज़ी रोटी कैसे देता है मुझे नहीं समझ आई आज तक, लेकिन मेरा रब मुझे पाल रहा है, मेरा रब मुझे चला रहा है। तो लिहाजा
अल्लाह के ऊपर यकीन पक्का करें, अपना ईमान पक्का करें अपने रब के ऊपर, जिसने आपको पालना है, जिसने आपको बीमारी देनी है, जिसने आपको सेहत देनी है, जिसने आपको खाना देना है, पीना देना है, जो आपके मारने से लेकर मरने से लेकर जीने तक और जीने से लेकर मरने तक का मालिक है, उसके ऊपर भरोसा करें। और वक्त का हुक्मरान, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम हुक्मरान आपके ऊपर लाते हैं, तो वक्त का जो हुक्मरान है उसके पाबंद रहें, उसके ख़िलाफ़ बगावत मत करें और अपने इस इमरान ख़ान से उम्मीद रखें। वो सच्चा आशिक़ रसूल है, उसने दुनिया में आप सल्लम का मुकदमा लड़ा है, उसने दुनिया में साबित किया है कि आप सल्लम का सच्चा आशिक़ होना उसने साबित किया है। लिहाजा उसके साथ खड़े हैं, उसके हाथ मजबूत करें और मदीने की रियासत बनाने के लिए उसका साथ दें इंशाअल्लाह। हाँ नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुना। इमरान ख़ान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, करप्शन नहीं कर रहा है। बज़ाते ख़ुद इमरान ख़ान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान ख़ान ईमानदार है, अमीन है, सादिक है। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, पाकिस्तान का जो इमेज है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दुनिया को पता चला है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है वो मुखलिस है। आपका ग्रीन पासपोर्ट में ख़ुद गया, हमें ग्रीन पासपोर्ट का इज़्ज़त मालूम हुआ है, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। तो नाज़रीन कुछ सब्र करें, इंशाअल्लाह उसे लग करे, सब महंगाई भी कंट्रोल होगा। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये भी आपको बता दूँ कि अनकरीब कौम के पास बहुत बड़े खुशखबरी आ रहा है। जिस तरह भाई ने कहा ना कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैरवी किया, अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी दुनिया में आज से 73 सालों में कभी ये नहीं हो सकता है। तो हमें दे दी इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी सरवर। और इंशाल्लाह हम कौम को मायूस नहीं होने देंगे, मायूसी कुफ्र है। तो अपने रब पे भरोसा रखें और उसके बाद इमरान ख़ान पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह इन हालात से हम निकल जाएंगे। अगर वो वक्त नहीं रहा तो इंशाल्लाह ये भी नहीं रहने लगा इंशाल्लाह। थैंक यू।